हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजकिशोरी देवी शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और हम HI यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लक्षण पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके आगे हम देखेंगे कि कान पर जोर से झापड़ मारना, चोट लगना या तेज ध्वनि के धमाके द्वारा कान का पर्दा फट सकता है। इस स्थिति में कान से खून आ सकता है, कान सुन्न हो जाता है अथवा उसमें साए साए की आवाज आने लगती है, सिर भारी हो जाता है और चक्कर भी आ सकता है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे कि पैदाइशी बहरापन, यानी एक बहरापन जो होता है जो जन्म से होता है, जो वंशानुगत अथवा पैदा होते समय बच्चे के देर से रोने पर खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण अथवा कान के पूर्णतया विकसित न होने के कारण हो सकता है। आगे है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे तेज आवाज के जनरेटर, प्रेशर, हॉर्न, वाहनों द्वारा प्रदूषण से भी बहरापन हो सकता है। आगे है अधिक उम्र की वजह से कान में शिथिलता आ जाना। कभी कभी कान में बहरापन एकदम से आ जाता है। इस स्थिति में शीघ्र ही नाक, कान, गला विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। यानी कि जब हमें लगे कि हाँ हमें कुछ दिक्कतें हैं तो हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। आगे है कि श्रवण बाधिता के कारण, यानी श्रवण बाधित के कारण क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले दूसरे संक्रमण या मातृ रूबेला और उपदंश जैसे संक्रमण, ये एक रूबेला और खसरा जैसी बीमारी होती थी पहले, जिसका चेचक लगता है, जिससे अब ये बीमारी बहुत ही कम होता है। जन्म के समय कम वजन, तो कभी कभी आप तो देखे होंगे कि कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन बहुत ही कम होता है। जन्म स्वारोध, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी या गर्भावस्था के दौरान ऑटोटॉक्सिक दवाओं, साइटोटॉक्सिक दवाई, एंटी मलेरिया दवाएं जैसे दवाइयों का अनुचित उपयोग। यानी जब कह रहा है कि इसमें गर्भावस्था के दौरान, यानी गर्भावस्था के दौरान जब माँ जो होती हैं वो अगर साइटोटॉक्सिक दवाइयां और एंटी मलेरिया दवाइयों का उपयोग करती हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। आगे है कि जन्मजात अवस्था के दौरान होने वाला गंभीर पीलिया नवजात शिशु की सुनने की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके द्वारा शिशु बधिर हो सकता है। कह रहा है कि नवजात अवस्था के दौरान होने वाला गंभीर पीलिया, यानी पीलिया बच्चों को होता था, छोटे बच्चों को जिसका टीका लग रहा है, अब पीलिया बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। किसी भी उम्र में एक्वायर्स मतलब होता है अर्जित करना यानी ग्रहण करना, कारण सुनने की क्षमता में कमी पैदा कर सकते हैं। आगे है कि बाल्यावस्था में होने वाली संक्रमण बीमारियां जैसे कि मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, खसरा और कंठमाला सुनने की क्षमता में कमी को पैदा कर सकती है, लेकिन यह विकार जीवन में कभी भी उत्पन्न हो सकता है, यानी जीवन में कभी भी ये बीमारी हो सकती है। आगे है आमतौर पर कान का क्रॉनिक संक्रमण कान बहने को दर्शाता है, जिसके कारण सुनने की क्षमता में नुकसान हो सकता है। आगे की कुछ मामलों में यह स्थितियां जीवन के लिए गंभीर और घातक हो सकती हैं। ठीक है, आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि यह परिस्थितियां मस्तिष्क में फोड़े या मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस जैसी जटिलताओं को भी उत्पन्न कर सकती है। इसमें आगे है कि कान में तरल पदार्थ का जमाव सुनने की क्षमता में कमी को पैदा कर सकता है। किसी भी उम्र में ऑटोटॉक्सिक दवाई जैसे कि जेटामाइसिन या एंटी मलेरिया की दवाओं का उपयोग भीतरी कान को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कान के जो 3 पार्ट होते हैं, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर,
तो जो भीतरी कान है उसको ये दवाइयाँ क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। सिर या कान की चोट सुनने की क्षमता में कमी को उत्पन्न करने का कारण हो सकता है। आगे है जरूरत से ज्यादा शोर, उच्च आवाज या दूसरे तरह के उच्च शोर जैसे कि गोलाबारी या विस्फोट की आवाज में कान कार्य करने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आप लोग भी देखे होंगे गांव में जब डीजे बजता है तो बहुत से लोगों को दिक्कतें होती हैं, खास करके बूढ़े जो होते हैं या जिनकी धड़कनें बहुत कमजोर होती हैं, तो कान इसमें जो बहरे लोग होते हैं वो उतना ध्वनि को इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। आगे है कि इसमें आयु से संबंधित सुनने की क्षमता में कमी का कारण संवेदी कोशिकाओं की विकृति हो सकती है। यानी जो हमारा कान है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो जितने भी हैं ये हमारे संवेदीय अंग हैं, संवेदीय कोशिकाएं हैं। किसी भी उम्र में वैक्स या बाहर से कान के कैनाल में सामग्री डालने के कारण सुनने की क्षमता में कमी का कारण हो सकता है। आप लोग भी देखे होंगे कि कान खुजलाता रहता है तो हम किसी भी चीज को कान में लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कैनाल में सामग्री डालने के कारण सुनने की क्षमता कभी अंदर तक लग जाए, चोट लग जाए, तो उससे भी हमारी सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। आगे है कि ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल श्रव्यहास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। यानी जिसको 60 से 70 डेसिबल श्रव्यहास होता है उसको हम श्रवण बाधित कहते हैं। आगे है कि ऊंचा सुनना एक आम बीमारी है, यानी ये एक आम बीमारी है। कोई किसी को भी कुछ बोलो तो कुछ ही सुन जाता है, जिसमें रोगी के सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ऊंचा सुनने से व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। ऊंचा सुनना या हेयरिंग लॉस आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है। बहरापन एक या दो कानों को प्रभावित कर सकता है, यानी बहरापन एक कान से हो सकता है या दोनों कान से भी हो सकता है। ऊंचा सुनने के लक्षण क्या हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है कि कम सुनने की लक्षण बहुत धीरे धीरे पता चलता है, यानी जो कम सुनने की जो लक्षण है वो बहुत धीरे धीरे पता चलता है, जिससे इस बीमारी का सही समय पर उपचार नहीं हो पाता है। यानी हमको पता ही नहीं चलता है और पता भी चलता है तो बहुत धीरे धीरे, तो इस बीमारी का हमें सही समय पर उपचार नहीं हो पाता है। कानों में सीटी की आवाज सुनाई देना। दूसरा है कि कम या ऊंचा सुनना। तीसरा है फोन पर बात करने में परेशानी होना। अगला है कि शोरगुल में बातचीत समझ ना पाना, किसी को कही बात दोहराने के लिए कहना, तेज आवाज में टीवी या रेडियो सुनना। अगला है तेज आवाज में बोलना, फोन या मोबाइल घंटी, कॉल बेल या पंखे की आवाज सुनाई ना देना। ऊंचा सुनने के कारण क्या है, उम्र बढ़ना, ठीक है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बूढ़े लोगों को बहुत ही कम सुनाई देता है। दूसरा है कि ज्यादा दवाओं का सेवन। अगला है कि गलत दवाओं का सेवन। और चौथा है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। मोबाइल का ज्यादा उपयोग करना, आजकल मोबाइल में बहुत ही ज्यादा लोग उपयोग करते हैं, इससे भी कान प्रभावित होता है। कुछ बीमारियों के कारण है कान में किसी अवांछित चीज का डालना, यानी कान जब खुजलाता है तो लोग कुछ भी डाल के कान को क्या करते हैं, खुजलाने लगते हैं। अब आगे हम इसमें अगला पढ़ेंगे वाक एवं भाषा दिव्यांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे वाक और भाषा दिव्यांगता से लेराइटेटोमी या अपफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत अस्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है, जो कार्बनिक या तांत्रिक संबंधी कारणों के कारण वाक और भाषा के एक या अधिक घटनाओं संघटकों को प्रभावित कर सकती है। आगे अपनी सामान्य वृद्धि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे वाक और भाषा के कौशल हासिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में बोलने की समस्या हो सकती है, उनकी वाक शक्ति में गड़बड़ी हो सकती है। हम भी देखे हैं कि कुछ बच्चों में बोलने की जो शैली होती है वो ज्यादा दिन पे आती है, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा दिन के बाद बोलना शुरू करते हैं। वाक विकार एक ऐसी स्थिति है, यानी कि वाक विकार एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत बच्चे को बोलने में हर तरह की दिक्कत आती है। संचार के लिए जरूरी उच्चारण, आवाज प्रवाह और वाक ध्वनियां निर्मित करने में
उनका इस्तेमाल करने में समस्या रहती है। हालांकि वो शब्द को अच्छी तरह समझता है और भाषा जानते हैं। वाक विकार भाषा के विकार से अलग है। वाक विकार क्या है? यानी किसी भी भाषा को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाए, ठीक है, हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त न कर पाए, जबकि हमें पता है भाषा हमको क्या बोलना है, लेकिन फिर भी हम अपने विचार को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। अगला है कि भाषा विकार ऐसी स्थिति है जहां बच्चों को दूसरों के साथ संवाद करने में मुश्किल आती है, या दूसरे क्या कह सकते हैं, उसे समझने में समस्या आती है। यानी भाषा एक ऐसा विकार है जिसमें हमें किसी की भाषा को समझ में नहीं आता है। अगला है वाक और भाषा दिव्यांगता के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें है परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है। यानी इसका लक्षण क्या है? पहला है कि परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है। दूसरा है कि सामान्य बोली से अलग बोलता है, यानी जैसे हम सामान्य तौर पे बोलते हैं वो उससे थोड़ा अलग तरह से बोलता है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि कोई अगर तोतला बोलता है या इशारे में बात करता है तो घर वाले समझ जाते हैं, बाकी बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं। स्पष्ट नहीं बोल पाना, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अगला है कि बोली भाषा में निरंतरता नहीं होती है, यानी कि रुक रुक कर बोलता है, उसमें निरंतरता नहीं होती है, रुक रुक के बोलता है। अगला है कि यह अस्थायी निःशक्तता है, जिसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है परंतु अभिव्यक्त भाषा में कठिनाई होती है। कह रहा है कि यह अस्थायी निःशक्तता है जिसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है, यानी भाषा को तो समझ लेता है लेकिन बोल नहीं पाता, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने नहीं रख पाता है। अगला है वाक और भाषा दिव्यांगता के क्या कारण है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्यादातर बच्चों में वाक विकार की वजह अज्ञात है, यानी ज्यादातर बच्चों में वाक विकार यानी जो भाषा बोलना है, वाक मतलब क्या होता है? बोली, यानी जो अपनी भाषा के माध्यम से अपनी बातों को रखता है, इस तरह की जो वाक विकार है वो क्या है? अज्ञात है। अगला है कि शोध के मुताबिक बोलने के लिए जरूरी पेशियों की हरकत के साथ दिमागी तालमेल बनाने में असमर्थ रहता है और इसी से बोलने में समस्या आती है। यानी कि वाक शक्ति का विकार होता है, जिसे हम यहाँ वाक विकार भी कह सकते हैं। वाक विकार अन्य वजहों से हो सकता है, जैसे फटा हुआ तालु, बहरापन या दिमागी लकवा, ठीक है। अगला इसमें हम पढ़ेंगे बौद्धिक दिव्यांगता। बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें है कि बौद्धिक दिव्यांगता से ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य, तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान और अनुकूलित व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक, सामाजिक और व्यवहार कौशलों की रेंज है। यानी कि बौद्धिक दिव्यांगताएं क्या होती हैं? ये दिमाग से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। बौद्धिक दिव्यांगता से ऐसी स्थिति जिसकी तार्किक यानी तर्क नहीं कर पाता है, उसको बातें उतनी समझ में नहीं आती हैं, शिक्षण समस्या, किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता है, और अनुकूलित व्यवहार यानी कि अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित व्यवहार नहीं बना पाता है, समाज में अपनी पहचान नहीं बना पाता है, इसमें कमी रह जाती है। और रोज के क्रियाकलाप जो दैनिक जीवन में हमारे समाज में जिस प्रकार की दैनिक क्रियाकलापें हैं उसको समझने में उसको कठिनाई होती है। अगला है कि मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है। मानसिक मंदता जो है ये एक ऐसा विकास है जो किसी को भी प्रभावित करता है। यह समस्या बच्चे के विकास वर्षों यानी 0 से 18 साल के दौरान प्रकट होती है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चों की सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत कम होती है। यानी कि जब दो बच्चे हैं, दोनों 5-5 साल के हैं, तो अगर उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी तो दोनों बच्चों में सीखने की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होंगी। एक बच्चा है जो स्वस्थ है, सामान्य है,
उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो अलग होगी और दूसरे बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति जो है अलग होगी, जबकि उनका उम्र जो है सेम है। ठीक है, आगे है कि इस अक्षमता के चलते पीड़ित सामान्य रूप से कार्य करने में भी असमर्थ रहते हैं। यह समस्या जन्म से अथवा जन्म से पहले पीड़ित में मौजूद रहती है। इस समस्या के कई कारण होते हैं और इसका असर बेहद कम से अधिक तक होता है। जो लोग मानसिक रूप से मंद होते हैं उनको कई कार्यों में समस्याएं हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक मंदता के लक्षण क्या हैं। इसमें है माता पिता के आदेश की अवहेलना करना, यानी माता पिता के आदेश को पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। ध्यान केंद्रित करने में कमी, कुछ भी उनको कह दो, मान लीजिए कोई हम कहीं जा रहे हैं, बोल देंगे कि बाबू घर देखना, तो घर नहीं देखेगा, वो ऐसे ही, उसको कोई सुध बुध नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ के अपने में लगा रहेगा। अगला है कि दिशाओं को समझने में भ्रम होता है, वो समझ नहीं पाता कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, यानी कि दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है, वो समझ नहीं पाता है। अगला है कि बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है, जो बोलचाल की भाषा है उसका विकास बहुत ही देर से होता है। अगला है हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता, यानी अपने बराबर के उम्र के बच्चों के बराबर वह कार्य नहीं कर पाता है। अगला है सीखने, समस्या समाधान कार्यों एवं अनुकूलन व्यवहार में कमी होती है, यानी सीखने में कमी होती है, समस्या का समाधान नहीं निकाल पाता। अगला है कि कार्यों में अनुकूलन व्यवहार में कमी, यानी कि अपना समाज में अपनी व्यवहार अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं कर पाता है। अगला है कि दिशाओं को समझने में भ्रम होता है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन की क्रियाएं जैसे कपड़े पहनना, बटन बंद करना, मंजन करना, खाना खाना आदि भी स्वयं नहीं कर पाता है, यानी कि जीवन की दैनिक जो क्रियाकलापें हैं, कपड़े पहनना, खुद से कपड़े नहीं पहन पाता है, अपनी शर्ट का बटन नहीं बंद कर पाता है, ब्रश नहीं कर पाता है और खाना खुद से नहीं खा पाता है, नहीं कर पाता है। अगला है कि बोलने, स्वयं की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसको अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, वह अपनी जरूरतों को दूसरों की तरफ बता नहीं सकता, उसको क्या चाहिए। ठीक है, आगे है कि पढ़ने लिखने व समझने में कठिनाई होती है। जब उसकी बातों को हम समझ भी नहीं पाएंगे या हमारी बात को वो नहीं समझ पाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि पढ़ने में, लिखने में और समझने में कठिनाई होगी ही। अगला है कि समस्याजनक व्यवहार से ग्रसित होता है, यानी कि समस्याजनक व्यवहार से ग्रसित होता है, उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगला है कि मंगोलिज्म के लक्षण दिखाई देते हैं, आंखों और हाथों के समन्वय में कमी होती है, यानी कि अपने आंख और हाथ को, जैसे हम लोग हैं कि एक साथ अपने बटन भी बंद कर देंगे, देख लेंगे कि कौन किसमें लग रहा है, बटन बंद है, अच्छे से नहीं है, वो है कि अपनी आंखों का हाथों का समन्वय नहीं बना पाता है। अगला है कि मानसिक मंदता के कारण क्या है, मस्तिष्क कुरूपता, माइक्रोसेफिली, जल शीर्ष। अगला है कि पोषण की कमी, जैसे कि आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी, गंभीर कुपोषण। पदार्थों का दुरुपयोग, ठीक है, यानी पदार्थों का क्या करता है, दुरुपयोग करता है, जैसे कि शराब, और पढ़े शराब की लत छुड़ाने के घरेलू उपाय, निकोटीन, सिगरेट व तंबाकू आदि, और कोकीन। हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना, प्रदूषक, भारी धातुएं, हानिकारक ड्रग्स, रेडिएशन, RH, इनकॉम्पैटिबिलिटी। अगला है कि गर्भावस्था की जटिलताएं, गर्भावस्था में हाई बीपी, बच्चे के जन्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, प्लेसेंटल डिसफंक्शन आदि। अगला है कि प्रसव के दौरान प्रसव में कठिनाई या जटिलता महसूस होना,
बच्चे समय से बहुत पहले जन्म होना, यानी जितना पीरियड टाइम है बच्चे का जन्म होने का, उससे पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना, जन्म के समय बहुत कम वजन होना, और जब समय से पहले बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन क्या होता है, कम ही होता है। आगे है कि जन्म से एस्फिक्सिया यानी दम घुटना, सांसें फूलना जन्म के दौरान, आघात जन्म के दौरान आघात यानी जन्म के दौरान चोट लग जाना। आगे है कि मातृक संक्रमण यानी कि माता को संक्रमण होना, जैसे रुबेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगा लोवायरस संक्रमण, सिफिलिस और HIV। मातृ रोग डायबिटीज, हृदय संबंधी रोग, किडनी के रोग। अगला है कि नवजात काल, सेप्टिसीमिया, पीलिया, हाइपोग्लाइसीमिया, नवजात अछेत। अगला है कि शिशु व्यवस्था और बचपन, शिशु अवस्था और बचपन, मस्तिष्क के संक्रमण जैसी टीबी, जापानी इंसेफेलाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सिर में आघात यानी कि चोट और दीर्घकालिक रूप से लीड के संपर्क में आना, लंबे समय से गंभीर कुपोषण का शिकार होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट इत्यादि। आगे है कि गुणसूत्र विकार, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर और सिंड्रोम, सिंगल जीन डिसऑर्डर, चयापचय की तरह जन्मजात त्रुटियां, अति दुग्ध शर्करा, फेनिलटेक्टिनूरिया। कभी कभी मानसिक मंदता व्यक्तिगत जीन के बजाय गुणसूत्रों की किसी प्रकार की असामान्यता के कारण भी हो जाती है। अगला है कि गुणसूत्र कोशिकाओं के भीतर न्यूक्लियस में यदि धागे जैसी संरचना होती है जिसमें जीन स्थित होती हैं। डाउन सिंड्रोम मानसिक मंदता के सबसे सामान्य कारण में से एक होता है, जो कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्रों के कारण होता है। आगे पढ़ेंगे अधिगम दिव्यांगता, स्पेसिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें है कि निर्दिष्ट दिव्यांगताओं से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया, आलेख करने की कमी विद्यमान होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने की कमी के रूप में सामने आती है। यानी कि अधिगम दिव्यांगताएं होती हैं, जैसे कि होता है, पहला क्या है इसमें, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है कि डिसलेक्सिया है पढ़ने संबंधी, कह रहा है कि जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती हैं। और इसके अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगताएं क्या है इसमें, पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है, पढ़ता है तो उल्टा पढ़ता है, जैसे W को M पढ़ता है और M को W पढ़ता है। अगला है कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। इसमें बच्चा क्या करता है कि SAW को WA उल्टा लिखता है, ठीक है, SAW को सा को वाज लिखता है। अगला है कि डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में गणितीय संबंधी विकार होता है, जब बच्चा 2 2 4 जोड़ लेता है, 2 और 2 कितना होगा ये नहीं जान पाता है, ठीक है। और अगला है कि डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है, होता है भाषा संबंधी विकार होता है और विकासात्मक एफसिया जैसी स्थितियां भी हैं। आगे पढ़ेंगे कि अधिगम शब्द का, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, अधिगम शब्द का आशय सीखने से है। यानी कि अधिगम शब्द का मीनिंग क्या होता है, जैसे सीखना, तथा अक्षमता का तात्पर्य होता है प्रभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अक्षमता क्या है, जो जिसमें क्षमताएं ना हो, और अधिगम क्या है, सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि लर्निंग। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने, क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए।
आगे है कि इसका लक्षण क्या है, अधिगम दिव्यांगता का लक्षण क्या है। पहला है सामान्य और सामान्य से थोड़ा ज्यादा बोलना एवं तर्क करने की योग्यता, यानी सामान्य और सामान्य से थोड़ा ज्यादा बोलने और तर्क करने की योग्यता, कि कुछ भी बात हो लिमिट से मतलब ज्यादा बोलेगा, ज्यादा तर्क करेगा। अगला है कि औसत विद्यालय उपलब्धि से निम्न का प्रदर्शन, यानी जितना उसका प्रदर्शन होना चाहिए वैसे उतना नहीं होगा, निम्न प्रदर्शन होगा, यानी बहुत ही कम होगा। उपलब्धि और योग्यता के बीच में सार्थक अंतर का प्रदर्शन, यानी कि उपलब्धि और योग्यता, उसकी योग्यताएं क्या है, उसमें सार्थक अंतर पाया जाता है। अगला है निष्पादन संबंधी कठिनाई से युक्त, बिना सोचे विचारे कार्य करेगा, उपयुक्त आचरण नहीं करना, यानी दूसरों से अच्छी तरह व्यवहार न करना, निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, यानी निर्णय नहीं ले पाता है किसी कार्य को करने में, जो हम निर्णय लेते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है, उस तरह का निर्णय नहीं ले पाता है। स्वयं के प्रति लापरवाही, और खुद के प्रति क्या करता है, लापरवाही करता है। लक्ष्य से आसानी से विचलित होना, यानी कि अभी कहेगा कि मुझे ये करना है और तुरंत उसको छोड़ करके किसी और काम पे लग जाएगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाता है, हमेशा अपने लक्ष्य से विचलित होता रहता है। अगला है कि सामान्य ध्वनियां एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण, ध्यान कम केंद्रित करना या ध्यान का भटकाव, कुछ हम इधर बोल रहे हैं, कोई और लोग बोल रहा है तो वो फिर उधर देखेगा, यानी उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, वो भटकता रहता है। आगे है कि भावनात्मक अस्थिरता। अगला है कि एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता, यानी एक ही स्थिति में वह शांत और पूरी तरह से गंभीर एक जगह टिका हुआ नहीं रह पाएगा। अगला है कि स्व प्रगति के प्रति लापरवाही बरतना, सामान्य से ज्यादा सक्रियता। अगला है कि गामक क्रियाओं में बाधा, यानी कि चलने फिरने में कठिनाई। और दूसरा है कि कार्य करने की मंद गति, किसी भी कार्य को बहुत धीरे धीरे करता है। ठीक है, आगे है कि सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना। अगला है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होना। और उसके बाद अगला है कि क्षीण स्मरण शक्ति का होना, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना तथा प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष। अगला पढ़ेंगे कि अधिगम दिव्यांगता के कारण क्या है। जानवरों का कहना है कि सीखने की अशक्तता का कोई एक विशेष इकलौता कारण नहीं है, लेकिन कुछ कारक हैं जो सीखने की अशक्तता पैदा कर सकते हैं। यानी इंसान किसी भी चीज से सीख सकता है, देख कर सीख सकता है, करके सीख सकता है। ठीक है, आनुवंशिक ये देखा गया है कि एक बच्चा जिसके माता पिता की सीखने की अशक्तता है, उसे वही विकार होने की पूरी आशंका होती है, यानी इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। यानी कि जो कमी माता पिता में रह जाती है वो माता पिता के थ्रू उनके बच्चों में देखने को मिलती है। आगे है कि जन्म के दौरान या उसके पश्चात की बीमारी, जन्म के पहले या जन्म के बाद जो बीमारी होती है उसका, और जन्म के समय या उसके बाद होने वाली कोई बीमारी या चोट सीखने की अशक्तता के कारण बन सकती है। यानी जन्म के पहले या जन्म के बाद अगर हमें कहीं चोट लगता है या हमारी सीखने की शक्ति में ह्रास आता है तो क्या होता है, तो हम सीख नहीं पाते हैं। अगला है कि दूसरे संभावित कारकों में है गर्भावस्था के दौरान ड्रग या अल्कोहल का सेवन करना। यानी कि गर्भावस्था के दौरान माँ जब अल्कोहल का सेवन करती है या ड्रग्स का सेवन करती है तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है। ठीक है, अगला है कि शारीरिक कष्ट या यातना, गर्भाशय की कमजोरी, जन्म के समय का कम वजन और समय पूर्व या लंबा प्रसव। ऐसा होता है कि कभी कभी जन्म से पहले समय से पहले बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें इस तरह की अधिगम दिव्यांगता देखने को मिलती है। अगला है कि नवजात समय का तनाव, जन्म के बाद कोई तनावपूर्ण घटनाक्रम जैसे तेज बुखार, सिर की चोट या अल्प पोषण, यानी उसको उचित मात्रा में पोषण आहार नहीं मिल पाता है। अगला है कि पर्यावरण शीशा जिसको पेंट, सिरेमिक, खिलौना आदि में जैसे हानिकारक या विषैले तत्वों से बढ़ी हुई नजदीकी। अगला है कि सहरुग्णता, सीखने की अशक्तता वाले बच्चों में ध्यान देने संबंधी
समस्याएं या अवरोधक व्यवहार से जुड़े विकारों की आशंका औसत से ज्यादा देखी गई है। पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने में असक्षम 25% बच्चों में एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है? हाइपर डिफिशियंस। कह रहा है कि पढ़ने में सक्षम, पढ़ने में अक्षम 25% बच्चों में एडीएचडी, एडी यानी हाइपर डिफिशियंस एक्टिविटी देखने पाया जाता है, जिसका उल्टा भी क्रोमोवेश देखा ही जाता है। मसलन अनुमान है कि 15 से 30% एडीएचडी वाले बच्चों में सीखने की अक्षमता पाई जाती है। एडीएचडी क्या है? इसमें बच्चा खुद में ही खोया रहता है, जिसको खुद में क्या करता है? खोया रहता है। अगला पढ़ेंगे स्वालीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें है कि स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्ट जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के संपर्क करने की, संबंधों को समझने की, दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है। आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे पीटे कर्मकांडों या व्यवहार से संबंध होता है। अगला है स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार के लक्षण। अपने साथ के व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई, यानी अपने साथ जो समाज में लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो अपनी पहचान नहीं बना सकता, दूसरों से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, इस तरह उसे सामाजिक संपर्क बनाने में कठिनाई होती है। अगला है लोगों से अजीब तरह से मिलना, यानी जब लोगों से मिलता है तो अजीब तरह की हरकतें करता है। अगला है खुद में खोए रहना, खुद में ही वो लीन रहता है, दूसरों की उसे सुध बुध नहीं होती है, वो कहाँ है, किस जगह पे है, वो खुद में ही उसको जो करना है वही करेगा। अगला है कि आसपास की गतिविधियों पर ध्यान ना देना, आसपास क्या हो रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने में ही लगा है। आगे है कि दूसरों की बातों का जवाब ना देना। अगर मान लीजिए कि कहीं गया है बच्चा और उसे कोई कुछ पूछ रहा है तो वो ध्यान नहीं देगा, खुद में ही लीन रहेगा। अगला है कि अपने काम करने में सुस्ती दिखाना या अति चंचल रहना, खुद में तो बहुत चंचल रहेगा और दूसरों के जब दूसरे लोग उससे बात करेंगे तो उसकी बातों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। दूसरा है कि छूने पर असहज महसूस करना, जब हम उसको छूते हैं तो अजीब तरह से बिहेव करता है। अगला है आंखें ना मिलाना, यानी कि जब हम उसे बात करेंगे तो वो हमें देख कर आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेगा, वो कुछ करेगा और उसी में कुछ बोलता रहेगा। आगे है कि अपनी उंगलियों से खेलना, हाथों को हिलाते रहना। अगला है कि अपनी भावनाओं को प्रकट न कर पाना, यानी वो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अगला है कि अपने बारे में जागरूक न होना, वह स्वयं अवेयर नहीं होता है और अपने दैनिक कार्य न कर पाना, जो रोज का क्रियाकलाप है वह खुद से नहीं कर पाता है। अपने पैरों के पंजों पर चलना, यानी पैर के जो पंजे होते हैं उस पे चलना। सभी चीजों को चूसने की आदत होना, यानी कुछ भी तो हाथ मुंह में लगाकर चूसता रहता है। अगला है स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार के कारण। पहला है कि मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, यानी कि जो दिमागी तौर पे जो गतिविधियां हैं उसमें असामान्यता होना। अगला है मस्तिष्क के रसायनों में असामान्यता। अगला है कि जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से न हो पाना। आदि आत्मविमोह का एक मजबूत आनुवंशिक आधार होता है, हालांकि आत्मविमोह की आनुवंशिकी जटिल है और यह स्पष्ट नहीं है कि एएसडी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कारण बहुजन समाज यानी मल्टीलिंगुअल इंटरेक्शंस है या दुर्लभ उत्परिवर्तन। दुर्लभ मामलों में आत्मविमोह को उन कारणों से भी जोड़ा गया है जो जन्म संबंधी दोषों के लिए उत्तरदायी हैं। अगला इसमें हम देख लेते हैं आनुवंशिक समस्याएं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में कई अलग अलग जीन शामिल होते हैं। कुछ बच्चों में ऑटिज्म किसी आनुवंशिक अवकाश से संबंधित हो सकता है, दूसरों के लिए आनुवंशिक परिवर्तन बच्चे को ऑटिज्म के प्रति अति संवेदनशील बना सकते हैं। अगला है या पर्यावरणीय जोखिम कारण बना सकते हैं। कुछ आनुवंशिक समस्याएं पारिवारिक होती हैं जबकि अन्य अपने आप ही होती हैं। अगला है कि पर्यावरणीय कारक। शोधकर्ता वर्तमान में यह खोज रहे हैं
कि क्या वायरस संक्रमण गर्भावस्था की जटिलताएं या वायु प्रदूषण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की वजह बनते हैं या नहीं। यानी कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ पर्यावरणीय शोधकर्ता हैं जो ये पता लगा रहे हैं कि जो वायरस होता है, वायरस संक्रमण या गर्भावस्था की जटिलताएं हैं, उसमें वायु प्रदूषण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का वजह बनता है या नहीं। अगला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार सभी जातियों और राष्ट्रीय को बच्चों प्रभावित करता है, लेकिन कुछ कारक इसके जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे लिंग, लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ऑटिज्म होने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है वो लिंग को प्रभावित करता है। जैसे इसमें कह रहा है कि लिंग लड़कियों के मुकाबले लड़कों में, यानी लड़कियों के मुकाबले लड़कों में यह ऑटिज्म की जो संभावनाएं होती है, जो स्वलीनता की संभावनाएं होती हैं, वो 4 गुना ज्यादा होती हैं। अगला है कि परिवार की इतिहास, अगर एक परिवार में कोई बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है तो उसके परिवार, उसके बच्चे को भी इससे ग्रस्त होने की अधिक खतरा है। अगर किसी बच्चे को उसके परिवार में ऑटिज्म है तो अन्य बच्चों को भी ये ऑटिज्म होने की संभावनाएं हैं। अगला है कि अन्य विकार, कुछ मेडिकल समस्याएं वाले बच्चों को ऑटिज्म के होने का जोखिम अधिक होता है। यानी जो दवाओं का अधिक सेवन करते हैं, समय से पहले पैदा हुए बच्चे, 26 सप्ताह से पहले पैदा हुए बच्चों को ऑटिज्म होने का ज्यादा खतरा हो सकता है। अगला है माता पिता की आयु, ज्यादा उम्र के माता पिता से हुए बच्चे को ऑटिज्म होने की संभावनाएं हो सकती है। यानी माता पिता अगर हमारे बहुत ज्यादा अधिक उम्र के हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं उनमें ज्यादा ऑटिज्म देखने को मिलता है। लेकिन अभी इस विषय पर शोध आवश्यक है, यानी अभी इस पे पता लगाया जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे मानसिक रुग्णता। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।